फ्रेंड्स, आज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है और साथ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ होने वाली प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर पहले देखिए और उसके बाद इस लेक्चर में आगे का हम पढ़ने वाले हैं, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे वो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट थे, उसमें भी बहुत सारी टर्म आपने नहीं पढ़ी थी, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इन सब के बारे में आपने नई नई चीज़ें स्टडी की थी। इसी तरह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आपको पढ़ने के लिए न्यू टर्म होती हैं, उन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 1-2 लेक्चर में न्यू टर्म जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जितने भी मैंने ये टॉपिक लिखे हुए हैं उन सबको कवर किया था। तो आज मैं पहले इन सब टॉपिक में को किस तरीके से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ किया है एक एग्जांपल से उसे बताऊंगी और उसके बाद आपको आगे की कुछ नए टर्म भी समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सिस्टम है। जिस तरह आप थर्मोडायनेमिक्स को जब डील करते हैं तो आपने बताया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, और साथ में आपने सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, यानी आपको सिस्टम को होल देखा था, एज ए होल देखा पूरा सिस्टम, उसके अंदर क्या हो रहा है उस चीज़ को आपने स्टडी नहीं किया कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन है, आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं था। आपने थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया, ठीक है। लेकिन जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई तो पता चला कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल एटम से, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें हैं जो बाद में पता चली कि इनसे मिलकर बना होता है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पता चला कि जो भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और तीनों स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हम हीट देते हैं, हीट एनर्जी को लेके ये स्टेट आपस में चेंज होती रहती हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप जितने मॉलिक्यूल हैं किसी भी सिस्टम के, उनके बीच में मैथमेटिकली क्या रिलेशन है, यानी कि जब मॉलिक्यूल हैं वो जैसे ही एनर्जी ली, हीट एनर्जी, तो उनके मोशन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर के अंदर क्या है और साथ में एनर्जी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज़ को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब मैंने आपको बताया था। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम 4 नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं जिससे कि चीज़ों को समझा जा सके और फिर उसको जनरलाइज करेंगे इन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे n नंबर ऑफ पार्टिकल, जहाँ n बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी भी मैटर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे डील नहीं कर सकते, हर एक पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी नहीं निकाल सकते, हर और एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। यही रीज़न है कि हम उसमें प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्टेट में रहे एनर्जी की, या उसकी वेलोसिटी की ये स्टेट हो, मैक्सिमम किस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर हैं, उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी को इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मेनली हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 2 कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्लाई प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल रूल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। और साथ में एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन की स्टेट है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दैट मीन्स कि अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लैंग्वेज में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहें तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ओके, तो आपने क्या कहा कि अगर 4 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और सेकेंड एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो कि मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दी थी। और क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किस पे यूज होती है? गैस पार्टिकल पे, जो कि आइडेंटिकल एंड
डिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, ये सब हम पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके थे, लेकिन एक बार और ध्यान रखते हुए हम आगे फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, हम भूल ना जाएं, इसलिए हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, आपने 4 नंबर ऑफ पार्टिकल लिए A, B, C, D। अब हम यहाँ से देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्राइबेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अगर 2 पार्ट कर दिए हैं, दोनों इक्वल पार्ट हैं, तो अगर 4 पार्टिकल हैं और अगर किसी ये दोनों बॉक्स इक्वल हैं और अगर पार्टिकल को डाला जाए 1 बाय 1, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इसमें जाए या इसमें जाए। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि उसमें 2 जाएं, इसमें 2 जाएं, ये तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें कोई भी ना जाए और इसमें जाए, या फिर इसमें कोई भी ना जाए इसमें जाए, है ना। और ज्यादा क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं कि एक में 1 जाए, एक में 3 जाए, एक में 3 जाए और एक में 1 जाए। तो मोस्ट प्रोबेबल तो आपका ये हो गया, और ये सारे मेथड हो गए क्योंकि पार्टिकल आपके पास 4 हैं और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 2 बॉक्स के अंदर। हर पार्टिकल की अपनी चॉइस है कि वो इसमें जाए या इसमें जाए, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं ये इक्वली प्रोबेबल होंगे। ठीक है, इक्वली प्रोबेबल, यानी किसी भी पार्टिकल पे आप ये कंडीशन नहीं इम्पोज कर सकते हैं कि वो इसी चैम्बर के अंदर जाए, किसी पर्टिकुलर चैम्बर पे जाए। और ये भी नहीं देखेगा, मान लो आपने एक पार्टिकल इसमें गया, फिर दूसरा इसमें गया, बाई चांस तीसरा पार्टिकल डाल रहे हैं, तो वो ये थोड़े ना देखेगा कि अच्छा इसमें 1 हो चुका है तो मैं इसमें जाता हूँ या इसमें जाता हूँ। तो वो क्या होगा, तीसरा पार्टिकल की इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। फोर्थ पार्टिकल की इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। यानी ये सारे जितनी भी स्टेट हैं, जिसमें एक स्टेट में 1 रहे, दूसरे में 3 रहे, फिर इसमें 2 रहे, ये जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके, ये सारे इक्वली प्रोबेबल है। यानी सारी, इन सबको मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में, मैक्रो स्टेट। ठीक है, मैक्रो स्टेट है, सारी मैक्रो स्टेट पॉसिबल हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है कि इसमें 2 जाएं और इसमें 2 जाएं, और इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात की जाती है कि जनरली आप मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को देखते हो। तो फिर उसके बाद इसमें एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि ये जो मैं आपको हमेशा पार्टीशन करके दिखाती हूँ कि बॉक्स के 2 पार्ट हैं, ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये परमानेंट वॉल नहीं है, ये परमेबल है। एक्चुअली ये आपका कंटेनर है, आपने इसके अंदर गैस फिल कर रखी है, इस गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में हैं। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमने 2 इमेजिनरी पोर्शन बना दिए हैं इक्वल, कुछ मॉलिक्यूल इसमें हैं और कुछ मॉलिक्यूल इसमें हैं। जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप कंटेनर के डिफरेंट पार्ट को इक्वली डिवाइड कर लेंगे और ये कहेंगे कि आपने मान लिया इसमें के पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने इसमें के पार्ट कर लिए हैं तो हर पार्ट में मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, मान लो टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उनमें जाने की जो प्रोबेबिलिटी है फिर हम उसे निकाल लेंगे। उसके हिसाब से हम पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटेनर निकालेंगे और उसके हिसाब से हम किस तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, ये हम फाइनली करने जा रहे हैं। अभी हम 4 पार्टिकल का एग्जाम्पल लेके उसको समझ रहे हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल लेना है 4 पार्टिकल का, जिसमें A, B, C, D ये सब आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिकल पार्टिकल की। तो मैंने आपको बताया था आपके पास 2 चैम्बर हैं A, B, बाद में हम बहुत सारे चैम्बर लेंगे। ठीक है ना, इस कंटेनर को बहुत सारे चैम्बर में डिवाइड कर देंगे और n नंबर ऑफ पार्टिकल लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट चैम्बर में। तो अभी हम छोटे लेवल पे इसको देख रहे हैं। A और B 2 चैम्बर हैं, इन दोनों में इन 4 पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के क्या वेज हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक में 4 जाएं, दूसरे में 0 जाएं, एक में 3 1 2 2 1 3 एंड 0 4। ये सब मैंने आपको बताई थी कि जितने भी पॉसिबल है, इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसमें A गया है, B, C गया है, D गया है। हम केवल ये देख रहे हैं कि एक चैम्बर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और दूसरे चैम्बर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर हम यही देख रहे हैं तो
तो ये सब हो गई आपकी मैक्रो स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारे इक्वली प्रोबेबल है इस वाले प्रिंसिपल से। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो n+1 नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट बनती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि 4 आपके पास पार्टिकल हैं तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इस वेज बने डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो n+1 मैक्रोस्टेट बनती हैं, और उन सब n+1 मैक्रोस्टेट की इक्वली प्रोबेबल होती है कि मतलब वो सब पॉसिबल हैं कि वो आए, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें कि अरेंजमेंट क्या होगा, तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट देखें तो A के अंदर और B के अंदर किस तरीके से A B C D और इसमें 0 जाए। और इसका अगर देखा जाए तो A में 3 है तो आपके पास A इसमें जाए, B C D, इस तरह से B C D, A इधर चला गया है, A C D, और ये आपका हो गया A B D और A B C। इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। 2-2 हैं तो आपके पास A B C D है ना, और ऐसे A C A D, ऐसे आपके 6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे ये आपके 4 हैं, ये आपका 1 है, तो ऐसे ही A B A C A D, ऐसे B C और C D एंड B D, ठीक है। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आप इसकी तरह देखें तो A B C D 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्ड फिर से वापस ये सारे के सारे आ जाएंगे 4 कॉम्बिनेशन, उन्हें आप कर सकते हैं ABCD इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, और इसके लिए कॉरस्पॉन्ड ये हो जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट जिसमें आपके डिस्टिंग्विशेबल बॉल हैं उनको आपने अलग अलग नंबर में अगर डिवाइड करना है तो मैक्रो स्टेट हुआ, और उसके कॉरस्पॉन्ड अगर हमें अरेंजमेंट करना है तो वो हो गया आपकी माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पे आपने माइक्रो स्टेट कर ली। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और वो सारे आइडेंटिकल हैं पर डिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि क्लासिकल पार्टिकल हैं, क्लासिकल पार्टिकल का एग्जाम्पल गैस होता है, तो गैस के पार्टिकल ले रहे हैं, तो अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं तो n+1 नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट बनती है, और उनकी कॉरस्पॉन्ड 2 की पावर n, यहाँ पे 16 बन रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 2 चैम्बर में डिवाइड करना है n पार्टिकल को तो 2 की पावर n नंबर ऑफ है। जैसे आपकी इस कंडीशन में 2 की पावर 4 है और 16 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बन रही है, ठीक है। अगर आपके पास ये जो चैम्बर हैं इनको आपने बहुत सारे नंबर में डिवाइड कर दिया, मान लिया k नंबर में डिवाइड कर दिया, और n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, देखिए ध्यान रखना है, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो मैक्रोस्टेट कितनी होगी, n+1। माइक्रोस्टेट कितनी होगी, वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने चैम्बर बनाए हैं। ओके, चैम्बर आपने बनाए हैं मान लो 3, तो अगर 3 बनाए हैं तो 3 की पावर n, 4 बनाए हैं तो 4 की पावर n, और अगर जनरलाइज किया कि आपने k पार्ट्स में डिवाइड किया है चैम्बर को तो k की पावर n आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी कॉरस्पॉन्डिंगली। तो जैसे इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि आपकी सारी मैक्रोस्टेट हो, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलता है कि जितनी भी माइक्रोस्टेट हैं वो भी इक्वली प्रोबेबल होगी, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वाली स्टेट मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि हर चैम्बर में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल जाएं, ठीक है। तो आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। इसमें हमने कॉम्बिनेशन का यूज किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट निकालना चाहते हैं, ये तो आपने टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकाली हैं किसी अरेंजमेंट में, ये सब ऐड करके। लेकिन अगर आपने कहा कि हमने ये कॉम्बिनेशन लिया है, कौन सा कॉम्बिनेशन, 3-1 कॉम्बिनेशन लिया है, इस मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्ड कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगी, तो उसको हम कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालते हैं। कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे, देखिए मान लिया आपने कहा कि आपके पास 2 चैम्बर हैं, 4 पार्टिकल हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, तो R की वैल्यू 3 हो जाएगी, N की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो NCR इससे आप निकालेंगे 4C3, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे कितनी निकल के आती है, 4। ओके,
ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4। तो देखें इस वाले कॉम्बिनेशन में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, 4। तो ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस कर ली थी। दैट मीन्स पहले लेक्चर को हम किस तरह अप्लाई कर रहे हैं n नंबर ऑफ पार्टिकल में, वो हमने भी देख लिया है। अब हम कुछ नई टर्म पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि एनसेम्बल क्या होता है। एनसेम्बल को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में मेनली एनसेम्बल ही यूज होगा, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है ना। तो एनसेम्बल की जो थ्योरी है वो तो सबको पता है कि हाँ आपने डिस्क्रीट सिस्टम रख दिए हैं, लेकिन ये एनसेम्बल एक्चुअली में है क्या, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की फंडामेंटल बेस है क्या। ठीक है, कुछ चीजों को कंसीडर करके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन उनमें मतलब एक तरह से ये रेस्ट्रिक्शन है कि इन चीजों को ही कंसीडर करना है। साथ में अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं व्हाट आर कंस्ट्रेंट ऑन अ सिस्टम, एक्सेसिबल स्टेट क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, यानी हम इस लेक्चर में जितने भी ये चीजें लिखी हुई हैं इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसेम्बल पढ़ेंगे। वो सब इन चीजों को समझ के ही आप आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट पॉइंट कि ऑल गैसेस, ये फंडामेंटल पोस्टुलेट हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, कि ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। और देखिए आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ा था तो आपने बताया था कि हर मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये स्टेटमेंट इसमें लिया गया है कि ऑल गैसेस जो हैं वो मिलकर बनी हुई हैं मॉलिक्यूल से, और गैसेस में मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, वही ब्राउनियन मोशन जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस कर रखा है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन में है। सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस इज कॉन्स्टेंट, यानी हमें इस तरह का सिस्टम कंसिडर करना है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आपकी कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी कि आपने अगर कंटेनर में गैस को फिल कर दिया है तो ये जो उसकी वॉल्स हैं वो इम्परमेएबल हैं, बाहर से ना तो मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं ना अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। अगर आपने इस तरह की कंडीशन नहीं ली तो आप एनर्जी और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल का नहीं निकाल सकते। हमें मेनली वही तो निकालना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्लासिकली वही चीज निकाली है कि व्हाट आर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस एंड व्हाट आर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं। ओके, थर्ड है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर एनर्जी भी फ्लक्चुएट करेगी तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हमने यहाँ पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। फोर्थ है ऑल द एलिमेंट्री सेल्स आर ऑफ द सेम साइज। लेकिन आपको ये वाला जो पॉइंट है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल इन अ कंपार्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास एक बॉक्स है उसे आपने इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, n जहां बहुत लार्ज है, क्योंकि 1 मोल में भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपको पता है वोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो आप देखिए गैस के कितने सारे मॉलिक्यूल होते हैं इस कंटेनर में, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें हम इक्वल सेल्स में डिवाइड कर देते हैं एक कंपार्टमेंट को के पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, जैसे उसमें 2 पार्ट में किया, और इन के पार्ट्स को भी इक्वली स्टेट में डिवाइड कर देते हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो वो हम क्यों करते हैं वो आप एनसेम्बल जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इसको भी आपको समझ के रखना है कि जितने भी एलिमेंट्री सेल्स हैं वो सेम साइज की होनी चाहिए। फिफ्थ है ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल मैक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। मैंने अभी आपको बताया ही था कि जितनी भी स्टेट हैं, जो अभी मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट डिस्कस किया है एग्जांपल से, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 पार्टिकल को अगर डिवाइड करना है 2 कंपार्टमेंट में तो आपको 5 नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट मिलेंगी, वो सारी की सारी इक्वली प्रोबेबल हैं। ओके, तो इसीलिए कहा है कि ऑल द एक्सेसिबल का मतलब अभी हम समझने वाले हैं, माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल मैक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। अगर आपने 4 पार्टिकल लिए हैं तो आपके पास 5 मैक्रोस्टेट हैं, उसके कॉरस्पॉन्ड 2 की पावर n माइक्रोस्टेट हैं, वो सारी की सारी इक्वली प्रोबेबल होगी।
सिक्स पॉइंट है द इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ओके, जब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होती है? जब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड हो किसी सिस्टम में। यानी अगर आपने कंटेनर लिया है, उसमें 4 पार्टिकल हैं और 2 ये आपने इमेजिनरी वॉल इसमें रखी है, तो 2 इसमें जाएं, 2 इसमें जाएं, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। ऐसे ही अगर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टिकल हैं, 1 1 जाना चाहिए। ओके, ऐसे ही इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल हर कंपार्टमेंट में, अगर आपने कंपार्टमेंट का साइज इक्वल रखा है तो उसमें सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल जाने चाहिए, तो उसको आप मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलते हो। तो ये ध्यान रखना है, कंपार्टमेंट का साइज इक्वल होना चाहिए। अगर कंपार्टमेंट का साइज छोटा बड़ा होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, अगर आपने इस तरीके से डिवाइड किया है तब उस कंडीशन में ये जो 4 पार्टिकल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। आपके पास मैक्रो स्टेट तो बहुत सारी हैं, ठीक है, n+1 है, लेकिन उनमें से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट आने की चांस कम हो जाती है। हो सकता है आपके पास n पार्टिकल हैं तो n1 इसमें जाएंगे, n2 इसमें जाएंगे, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल लिया जाता है, जिसमें हम इनको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर आए वो सारे के सारे इक्वली प्रोबेबल हों हर स्टेट में जाने के लिए। तो इसको हम और एक्सप्लेन करके फिर आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये सब समझ में आने चाहिए। एक बार हम फिर एंसेंबल समझाने के बाद इन सब पोस्टुलेट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि तब तक आप ये सब भी समझ पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब समझते हैं व्हाट इज कंस्ट्रेंट ऑन ए सिस्टम। देखिए, कंस्ट्रेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन है। ओके, अगर आपने एक पार्टिकल लिया है, उस पार्टिकल फ्री पार्टिकल है तो वो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में, वाई में भी और जेड में भी, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाए, तो वो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट हो जाती है। ओके, जैसे अगर ये एग्जांपल तो आपने ज़्यादातर सुना ही भी होगा कि अगर एक तार के ऊपर एक चींटी चल रही है तो उसके लिए कंस्ट्रेंट है कि वो एक वायर पे चल रही है, तो उसके 1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 है ओनली। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के मतलब उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाती है। उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है कि वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही चलेगी। अगर वो वॉल पे चल रही है तो पता है प्लेन वॉल है, उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डायरेक्शन में नहीं चल सकती, तो इसीलिए उसकी कंस्ट्रेंट है कि वो एक्स और वाई डायरेक्शन या वाई जेड मतलब 2 डायरेक्शन में चल सकती है। और थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है, अगर कोई चिड़िया उड़ रही होती है तो वो तीनों डायरेक्शन में जा सकती है, हर डायरेक्शन में जा सकती है, तो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि मोस्टली पार्टिकल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो कंस्ट्रेंट दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन पार्टिकल, जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ना जा पाए। जैसे आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इसमें हम कंस्ट्रेंट को क्या कहेंगे, जैसे आपने अभी फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा कि n नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल ये हैं किसी कंटेनर में तो n की वैल्यू फिक्स होगी और e की भी वैल्यू फिक्स होगी। इन दोनों को चेंज नहीं करना है जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि अगर हमने डिवाइड किया डिफरेंट कंपार्टमेंट में मॉलिक्यूल को, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड कंपार्टमेंट में गए। अब n1 n2 इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे कंपार्टमेंट जो हमने डिवाइड किए हैं वो अनइक्वल है, इक्वल में डिवाइड नहीं करेंगे। अनइक्वल क्यों है वो भी आप जाके समझेंगे फेज स्पेस पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि मान लिया डिफरेंट साइज के बहुत सारे चैम्बर हैं और उसमें n1 इसमें है, n2 इसमें है, n3 इसमें है, तो आपके पास रेस्ट्रिक्शन है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो आपने k नंबर ऑफ चैम्बर मान लिए हैं, तो nk इज इक्वल टू n, या आप कह सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni इज इक्वल टू n। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऐसे ही टोटल एनर्जी E है। मान लिया n1 पार्टिकल की एनर्जी E1 है, n2 की E2 है, तो टोटल एनर्जी क्योंकि आपने n के पार्टिकल तक किया E के है,
तो ये आपकी टोटल ई के इक्वल होगी। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to k। समेशन का मतलब तो आप समझते हैं ना कि ये जो ऐड करते हैं हम, तो हम समेशन भी लगाते हैं, एन आई ई आई इज इक्वल टू ई, और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अदर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जब हम ये कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। आपको कंस्ट्रेंट अच्छे से समझ में आ गया है, रेस्ट्रिक्शंस। अब हम देखते हैं एक्सेसिबल स्टेट क्या होते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास अगर 4 पार्टिकल हैं, उनको हमें 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करना है, तो 5 नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दें, 4 पार्टिकल हैं और इन्हें डिवाइड करना है 2 कंपार्टमेंट में, और कोई भी कंपार्टमेंट खाली ना रहे। हमारे पास तो इतने सारे कॉम्बिनेशन थे जिसमें 4 4 0 3 1 2 2 3 3 1 ही सॉरी 1 3 एंड 0 4, ये सब थे। यानी 5 हमारे पास वेज थे जिससे हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन अगर इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन यानी कंस्ट्रेंट लगा दी है कि कोई भी चैम्बर खाली ना रहे, तो ये और ये वाली स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो कितनी पॉसिबल स्टेट है, 3। इन तीनों कंडीशन में तो चैम्बर खाली नहीं रहेंगे, ये दोनों जो कंपार्टमेंट है वो खाली नहीं रहेंगे। तो यानी कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई है, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कम हो गई हैं। और क्योंकि इसमें भी 1 थी माइक्रो स्टेट, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 1, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16 बन रही थी माइक्रो स्टेट, ओके। और मैक्रो स्टेट 5 बन रही थी। तो अगर हम कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो मैक्रो स्टेट भी कम हो जाती हैं, कितनी रह गई हैं, रिड्यूस होके 3, और माइक्रो स्टेट भी कम हो जाती है, कितनी रह गई हैं, 2 कम कर दिया आपने, 14। बात समझ रहे हैं ना, 16 थी, 14 माइक्रो स्टेट रह गई हैं, और 5 थी, 3 नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट रह गई हैं। दैट मीन्स कि कंस्ट्रेंट लगाने से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट कम हो जाती हैं। तो जितनी पॉसिबल स्टेट होती हैं उनको एक्सेसिबल स्टेट बोलते हैं, और जितनी कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, उनको इनएक्सेसिबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जो पॉसिबल हैं वो एक्सेसिबल हो गए, जो पॉसिबल नहीं है वो इनएक्सेसिबल हो गए, ओके। तो एक्सेसिबल स्टेट आपको समझ में आ गई, जो स्टेट पॉसिबल हैं आफ्टर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। देखिए, स्टैटिक सिस्टम आप समझ रहे हैं, स्टैटिक का मतलब है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद वो गिर जाएगा, तो जैसे अगर उस पे हेड या टेल कुछ भी अपीयर हुआ तो वो वापस हिलेगा तो नहीं, वापस उसी पोजीशन में वो फर्श पे पड़ा रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम को आप स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। डायनेमिक सिस्टम, अगर उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाएंगे आप स्टैटिक की, तो वो तो रुका हुआ ही है। डायनेमिक सिस्टम जो होता है, तो हम जो कंसिडर कर रहे हैं गैस, उसमें मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, तो वो स्टैटिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के सिस्टम जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में हैं, तो उस तरह के सिस्टम को डायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो हम अपनी जो स्टडी कर रहे हैं उसमें डायनेमिक सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है। तो डायनेमिक होने के कारण हम इसमें फेज स्पेस लेंगे। अभी हम फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ना, तो अभी इतना ही ध्यान रखना है। फिर आपका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भी बताया था कि वो स्टेट जिसमें अगर इक्वल नंबर ऑफ, जैसे एक चैम्बर में इक्वल साइज के कंपार्टमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, तो मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है जिसमें हाफ हाफ इसके अंदर जाएं, अगर ये दोनों कंपार्टमेंट इक्वल हैं। तो मेरे पिछले लेक्चर में, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझा हो, तो उसमें आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं तब उस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट आने की चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर 1-2 पार्टिकल इधर उधर भी हो जाए ना, तो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। फ्लक्चुएशन उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तब उस कंडीशन में तो फ्लक्चुएशन कंसिडरेबल होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो तब फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल होता है। तो फ्रेंड्स,
आपने जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसीलिए वहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट लेते हो। फिफ्थ पॉइंट है लाइफ टाइम ऑफ मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। वैसे तो इसके लिए पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है, निकालने के लिए कि मैक्रोस्टेट की लाइफ टाइम क्या है और माइक्रोस्टेट की, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में आएगा नहीं, जो आपका प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक मान लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसके कॉरस्पॉन्ड n+1 नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट है और 2 की पावर n माइक्रोस्टेट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब n नंबर ऑफ पार्टिकल किसी कंटेनर में घूमते रहते हैं तो अलग अलग कंपार्टमेंट में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, अनइक्वल कंपार्टमेंट में, और उनको वापस हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल नंबर साइज की सेल्स में। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्योंकि हमारा डायनेमिक सिस्टम है तो कोई पार्टिकल इसमें कोई उसमें ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में मूव करता रहता है। तो मूव करते हुए मैक्रोस्टेट जो होती है उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो अबाउट 10⁻⁻⁶ सेकेंड होती है फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली जिसका एक फॉर्मूला होता है उसमें सब वैल्यूज रख के निकाला जाता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम ऑफ मैक्रोस्टेट, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेकेंड होती है। एंड लाइफ टाइम ऑफ माइक्रोस्टेट लगभग हाइड्रोजन के केस में निकल के आती है 10⁻⁻13 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये बहुत कम है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो 10⁻7 आता है वो रेशियो। दैट मीन्स कि कोई भी मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट के कंपैरिजन में 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा देर तक रुक जाती है। ये एक्चुअली 1 सेकेंड का तो बहुत कम पार्ट है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोई फास्ट स्पीड अगर कैमरा आप लगाएंगे तो मैक्रोस्टेट को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्टेट इतनी तेजी से चेंज होती हैं कि उनको नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये जो है रेशियो आपको पता चल रहा है कि मैक्रोस्टेट का जो लाइफ टाइम है इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्टेट बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अब है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल इन अ कंपार्टमेंट। देखिए ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करने वाले हैं और साथ में एंसेम्बल की थ्योरी भी देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।